हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। भाई साहब, बहुत ही बड़ा ऑफर लेके अनअकैडमी दोबारा आपके सामने आया है। 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये ऑफर चल रहा है, जहां पर 20% ऑफ है। ये 20% ऑफ आपको सीए फाइनल, ग्रुप 1 और सीए इंटर पे भी मिलेगा। तो आपके वो सभी मित्र, सभी दोस्त जो कि सीए इंटर या सीए फाइनल की कोचिंग का वेट कर रहे थे, दे कैन गो फॉर इट। भाई साहब, इमीडिएटली गो फॉर इट। और 20% ऑफ है। और यह ऑफ आपको कैसे मिलेगा? आपको केवल और केवल पोपली 10 यूज करना है, POPLI 10 पोपली 10 यूज करना है, एंड यू बिकम एलिजिबल टू अवेल दिस बेनिफिट ऑफ 20%। गेटिंग इट? क्लियर हो गई इतनी बात? चले, तो भाई साहब 30 सितंबर तक है और 30 सितंबर तक आप इसे अवेल कर लीजिए। एंड मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अच्छा बेनिफिट है। बैठे बैठे 20% का ऑफ अगर मिल रहा है तो इंटर के सभी स्टूडेंट भी ध्यान दें और सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट भी ध्यान दें। गो फॉर इट। ठीक है, तो हमारे चैप्टर को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। जी, सबसे पहले सेक्शन 128 बात करता है कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह केप्ट की जाएंगी कंपनी के द्वारा। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ़र्क होता है। द आंसर इज़ हाँ, बहुत भयंकर फ़र्क होता है। कैसे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है आपके लेजर, आपके कैश बुक, आपके सेल्स एंड परचेज बुक्स, ये सब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेट में आपके आता है बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि नॉर्मली किसी को दिखाया नहीं जाता, ये सीक्रेट है। वहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का एक ओपन डॉक्यूमेंट है, जिसे कोई भी जाकर कंपनी की वेबसाइट पे जाकर या फिर इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे जाकर कोई भी जाकर इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है ना? चले, तो अब सवाल उठा मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से बुक्स कंपनीज रखेगी और कहाँ पर रखेगी? तो लॉ कहता है एवरी कंपनी प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ये कीवर्ड है जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ, ध्यान रखना। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, वो इन शब्दों को मार्क करके इनके आसपास के शब्दों को जोड़कर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। बट जिनकी इंग्लिश, मैं कहता हूँ, वो खुद जानते हैं कि भगवान मालिक है, तो फिर जो भी कॉपी में लिखा हुआ है एज इट इज याद करना फिर तो तुम। ठीक है ना? हर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही मेंटेन करना पड़ेगा क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स, और कौन से बुक्स एंड पेपर्स हो सकते हैं भाई साहब? कंपनी के मिनट्स। हमारी इंग्लिश तो कईयों की ऐसी होती है ना कि मिनट्स को भी हम माइन्यूट्स पढ़ते हैं, तो इसलिए जिनकी ऐसी वाली इंग्लिश हो समझ गए होंगे। जो भी डेटर को डेबिटर पढ़े समझ जाना कि हाँ किस कैटेगरी में है, बोलो ना। हाँ, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या क्या रखना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट बुक्स यानी कि मिनट्स, वाउचर्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर फाइनेंशियल ईयर की, और ये इस तरीके से रखने पड़ेंगे कि विच गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ओहो, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच ऑफिस। तो यानी कि ब्रांच ऑफिस की बुक ब्रांच पे नहीं रहेगी, रहेगी बाबा रहेगी, परंतु रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रहेगी, यानी कि उसकी एक कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रहेगी। एक तो तुम हाँ नहीं बोलते, यहां लगता है बार बार, बोलो ना हाँ। आगे बढ़ते हैं। फिर लॉ कहता है ये बुक्स अक्रूवल बेसिस पे रखी जाएंगी। मैं कहता हूं कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, मैं कहता हूं 100% शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास हो गया कि भैया हम कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। लॉ कहता है लगाओ कान के नीचे एक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे शेयर होल्डर भी मिलकर अगर रेजोल्यूशन पास कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल पे ही रहेगी। ठीक है जी। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे रखी जाएगी। तो यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू, डबल एंट्री सिस्टम, एक्रूवल सिस्टम, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए कंपनी में की बुक्स एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया। ये टॉपिक जब सीए फाइनल में था तो ये वाला क्लॉज एग्जामिनर का फेवरेट क्लॉज था। इनफैक्ट 5 बार अगर क्वेश्चन आता था तो 3 बार सीए फाइनल में इसी पे आता था। पर जब से सीए इंटर में टॉपिक आया अभी तक इस पे सवाल नहीं आया। पता नहीं क्यों, वो क्या सोच रहा है कि इंटर वाले क्या है, इंटर वाले क्या है, क्यों नहीं पढ़ सकते वो इसे? तो बड़ी सीधी सी बात है, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी किसी और प्लेस पर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स प्लेस कर सकती है? हाँ, किसी भी और प्लेस पे कीजिए, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कीजिए और AOC 5 के अंदर ROC को विद इन 7 डेज इस बात की इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि हमारे बोर्ड ने डिसीजन दे दिया है और हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है ना?
बस बड़ी सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ द बुक्स, क्या बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखी जा सकती हैं? द आंसर इज यस। क्या मतलब है, घर के बिजली के मीटरों में वो होंगी, या बिजली की तारों में क्या बुक्स होंगी? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब वो, मतलब जो ऐसे करके खुल जाता है लैपटॉप और आपका डेस्कटॉप, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रूल नंबर 3, मुझे आशा है कि रूल नंबर तो आपको याद रहेगा नहीं, तो इसलिए केवल इतना याद रख लेना कि कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, ठीक है जी, प्रोवाइडेड दैट कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी बुक्स बना सकती है, मगर शर्त यह है क्या कि वो एक्सेसिबल इन इंडिया रहनी चाहिए। ओ अच्छा यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया में बनाओ, इंडिया के सर्वर पे बनाओ, जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों सर, ये 21वीं सदी का भारत है भाई, 21वीं सदी का तो है, मगर हमारे पास हमारा सर्वर नहीं है अभी। सर्वर है आईबीएम जैसे, वो बड़े बड़े सर्वर। हमारे यहाँ एक ही सर्वर है हैदराबाद में, ह्यूग्स नाम की कंपनी का एक, तो वो इतना ज्यादा फुली इक्विप्ड शायद नहीं होगा जितना आईबीएम का। तो इसलिए लॉ मेकर ने सोच विचार करके ही लिखा होगा कि जो बड़े बड़े सर्वर हैं बुक्स तो उन पे मेंटेन होगी, बट वो एक्सेसिबल इन इंडिया, मतलब उनको इंडिया में देख पाए, ये ध्यान रख लेना, और ऐसा हो पाए कि उनका बैकअप जो है वो इंडिया के किसी सर्वर पर ले पाए। यानी कि इंडिया का सर्वर बैकअप के रूप में रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदेश में मेंटेन होंगी, पॉसिबल है। बट क्या इंडिया में मेंटेन कर दें तो कोई दिक्कत है? लॉ कहता कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें तो मतलब बस करो, रुलाओगे क्या? और इंडिया के सर्वर पे मेंटेन करो, अच्छी बात है, बट बाहर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेसिबल रहनी चाहिए, बैकअप रहना चाहिए। बैकअप कब लेंगे? यहां पे देख के लगता है पीरियोडिक बेसिस, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। पीरियोडिक बेसिस का मतलब है क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। फिर कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी, कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगी क्या क्या चीजें? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सर्वर ये ऐसे लिख रहे हैं जैसे आरओसी को बड़ा समझ होगी इन चीजों की कि ये वाला सर्वर हम यूज कर रहे हैं। अरे बस चलिए, तो क्या क्या लिखवाना पड़ेगा? सर्वर का नाम क्या है? फॉर एग्जांपल आईबीएम। अच्छा, आईपी एड्रेस क्या है? वो आईपी आता है ना तुम्हारा, जो आता है यूं करके, जब यूं करके ओपन करते हैं वही लैपटॉप, तो आईपी एड्रेस आता है। लोकेशन, कहां पे हो? वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर आर मेंटेन ऑन द क्लाउड, सच एड्रेस आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड मतलब क्या? बादलों में रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बादलों में रखी है क्या? ना, क्लाउड का मतलब वो जो होता है यार, वो, अरे वो जो होता है क्या है जिसपे वो फाइलें सेव करते हो। समझ आई बात? ऐसा लग रहा है आईटीएस में पढ़ा रहा हूं। चलिए, समझ आ गई बात? चलिए, फिर कहता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू द ब्रांच ऑफ द कंपनी। ओह अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भैया ब्रांच की बुक्स भी रजिस्टर्ड ऑफिस में होंगी, हाँ, मगर ब्रांच की बुक ब्रांच में भी होंगी, हाँ, चाहे ब्रांच इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में हो, मगर उनकी एक समराइज रिटर्न, जो भी ट्रांजैक्शन ब्रांच में हुई है उनकी एक समराइज रिटर्न पीरियोडिक बेसिस पे बनाकर रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजी जाएगी। मतलब पीरियोडिक बेसिस पे। आप पीरियोडिक बेसिस का मतलब अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ओके अच्छा, सुधीर कहता है आज बड़े एनर्जी में हो भाई, जिम में गया हूं, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज कराई है उसने, पूछा मत। अरे मेरी टांगे ऊपर थी, मैं नीचे था, कितनी देर तक तो मुझे पता नहीं लगा। हाँ जी, पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट, सेक्शन 128 सबसेक्शन 3, पर्सन हु कैन इंस्पेक्ट। तो क्या मतलब इंस्पेक्शन का राइट सबको अवेलेबल है? कोई भी आड़ा तिरछा आते हुए मोहल्ले से चंदू पंदू कोई भी आके कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट झांक के जा सकता है? ना, नहीं, ये इंस्पेक्शन का राइट मेंबर्स को नॉर्मली नहीं मिलता, बाहर वालों को भी नहीं मिलता ये राइट। सर पिछली क्लास में 94 में आपने कहा था मिलता है मेंबर्स को। अबे वो रजिस्टर ऑफ मेंबर था, डिबेंचर होल्डर को वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर था, ये कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। समझ आया? चलिए तो
ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगी, यस, किसके द्वारा, किसी भी डायरेक्टर के द्वारा, कब, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। तो डायरेक्टर के द्वारा ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, यानी कि डायरेक्टर भी अगर इंस्पेक्ट करना चाहता है तो बिजनेस आवर्स में ही जाएगा, ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे छापा मार रहा हो, ठीक है ना। इंस्पेक्शन राइट्स टू मेंबर, क्या मेंबर को भी इंस्पेक्शन राइट्स है? देखो जी, ऐसा है कि वैसे तो नहीं है, वैसे तो नहीं है, पर हां कभी कभी हो सकता है। क्या मतलब ये कि ऐसा है जी कि इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरी जो है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे तभी तो होल्डिंग सब्सिडरी बनी होगी। तो सब्सिडरी के शेयर खरीदने पे होल्डिंग कंपनी जो है, क्या सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकती है? द आंसर इज यस, कर सकती है। यानी कि मेंबर है होल्डिंग और वो इंस्पेक्शन कर सकती है। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी को छोड़ दो, बाकी जगह पर क्या मेंबर्स इंस्पेक्शन कर सकते हैं कंपनी का? बाकी जगह पर देखो, नॉर्मली लॉ कहता है नहीं, नॉर्मली लॉ कहता है नहीं, बट अगर कुछ ना लिखा हो आर्टिकल में, कुछ भी नहीं लिखा आर्टिकल में, तो फिर आर्टिकल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसे कहते हैं टेबल एफ। अगर आर्टिकल साइलेंट होता है तो टेबल एफ अप्लाई हो जाती है वहां पर। अब सवाल उठा इंस्पेक्शन राइट्स टू मेंबर्स, आर्टिकल में आपके कुछ लिखा नहीं है। नॉर्मली कंपनियां लिखती हैं कि हम राइट ऑफ इंस्पेक्शन मेंबर्स को नहीं दे रहे, नॉर्मली कंपनियां ये लिखती हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो टेबल एफ अप्लाई हो जाएगा। टेबल एफ में एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 89, जो कहती है कि मेंबर को भी इंस्पेक्शन का राइट हम दे देंगे, मेंबर को भी इंस्पेक्शन का राइट हम दे देंगे अगर ये इंस्पेक्शन का राइट मेंबर को मिलता है। कहां से? लॉ के द्वारा, या फिर बोर्ड के द्वारा, या फिर जनरल मीटिंग के द्वारा। क्लियर हो गया इतनी बात? तो बोलो ना हाँ। अगर ये मेंबर का राइट इस तरीके से मिलता है, ठीक है जी। फिर आता है जी मेरा रूल नंबर 4, सब रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। सब रूल छोड़ देना, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 भी ध्यान ना रहे तो कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 लिख देना बस, ठीक है जी। हमने अभी बात की कि अगर मान लीजिए सर्वर आउटसाइड इंडिया है तो बैकअप पीरियोडिक बेसिस पर लिया जाएगा। फिर हमने ब्रांच ऑफिस की बात की कि अगर ब्रांच इंडिया या आउटसाइड इंडिया है तो बैकअप पीरियोडिक बेसिस पे लिया जाएगा। अब ये बार बार पीरियोडिक बेसिस जो आया वो पीरियोडिक बेसिस का मतलब क्या है? रूल नंबर 4 कंपनी अकाउंट्स रूल्स का बताता है कि देखो जी, कोई भी चीज जो बाहर है आउटसाइड इंडिया, उसको जब समराइज रिटर्न भेजी जाएगी तो वहां पीरियोडिक बेसिस का मतलब होगा क्वार्टरली इंटरवल, यानी कि जो चीज इंडिया के बाहर है। अब एक बात सोच के देखो, फटाफट कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर आपकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो ब्रांच की डिटेल, जितनी ट्रांजैक्शन है उनकी डिटेल क्वार्टरली बेसिस पे आएगी। अगर आपका सर्वर आउटसाइड इंडिया है, कुछ भी इंडिया के बाहर है, तो उसका क्वार्टरली डिटेल आएगी, क्वार्टरली बैकअप आएगा। अगर आपकी ब्रांच विद इन इंडिया है तो फिर कब आएगा? ये रूल उस पर लगे नहीं रहा। ये रूल केवल तब लगता है जब कुछ इंडिया के बाहर है, कुछ इंडिया के बाहर है। यानी कि अगर ब्रांच इंडिया के अंदर है तो फिर पीरियोडिक का मतलब पीरियोडिक है, डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब वो मंथली भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकता है, और वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, जब मर्जी हो सकता है। क्या ईयरली भी हो सकता है? ईयरली भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते। यानी कि वो लॉ मेकर ने उस चीज को छुआ ही नहीं है। तो जब हुआ छुआ ही नहीं तो जरूरी है हम बिजली के मीटर में हाथ डाल डाल के अपने आप को झटके लें? तो मजे क्या लेने, बस छोड़ो आगे। वेयर एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड आउटसाइड द कंट्री, यानी कि अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंट्री जो है वो इज रिक्वायर्ड बाय द डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर कहता है कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन कंपनी की ब्रांच जो आउटसाइड इंडिया है उससे रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर क्या करेगा डायरेक्टर? हाँ जी, डायरेक्टर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा कंपनी को। डायरेक्टर रिक्वेस्ट सबमिट करेगा कंपनी को। क्या कंपनी को फिर इस रिक्वेस्ट के बेसिस पर उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? क्या कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? हाँ, 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी अगर डायरेक्टर ने मांगी तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वरना डायरेक्टर नाना पाटेकर बन जाएगा। मतलब अच्छा है, अच्छा है, समझ गए ना? चलिए, तो कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। चलिए,
अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक आ रही है ये, जिस पे क्वेश्चन आराम से बन सकता है। क्या? मान लीजिए डायरेक्टर उसने कहा जी मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी ने कहा आके देख ले। उसने कहा मैं आ नहीं सकता, चल नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे हो गई है गंभीर बीमारी, बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो अब क्या करूं मैं? तो इसलिए मुझे तो स्ट्रेचर पे लाया जाएगा, मगर मुझे देखनी है इंफॉर्मेशन, देखनी है इंफॉर्मेशन। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अबे पाइल्स वालों, नालायकों, तुम क्या? शिव 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 शिव, हे भगवान, अभी गंगा स्नान करता हूं, शिव शिव शिव, हे भगवान। हाँ जी आगे। तो अब हुआ क्या? डायरेक्टर ने कहा मैं जी स्ट्रेचर पे आऊंगा और मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मेरे बिहाफ पर सब कुछ मुझे दिखाता जाएगा। यहाँ क्या अलाउ है? क्या ये चीज अलाउ है? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है। बर बोलो ना हाँ, नहीं अलाउ, नहीं अलाउ। ठीक हो गई इतनी बात? तो यानी कि कोई भी डेलीगेशन अलाउ नहीं है। अब यहां पर एक और ट्विस्ट है। वो क्या? देखो जी, ऐसा है ये बात लिखी है आउटसाइड इंडिया के लिए कि अगर डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो कंपनी को 15 दिन में देनी पड़ेगी, परंतु डेलीगेशन अलाउ नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है, और एग्जामिनर आपके मजे लेने की चेष्टा इस तरीके से कर सकता है कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मांगता है इन रिलेशन टू एनी ब्रांच लोकेटेड इन इंडिया, तो बताइए उसका डेलीगेशन कर सकता है कि नहीं? अब मैं आपको कहता हूं कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यूज करना और कुछ नहीं करना। कॉमन सेंस यूज करना। बताइए क्या डायरेक्टर को ब्रांच विद इन इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का डेलीगेशन अलाउ करूं या ना करूं? द आंसर इज नहीं, क्योंकि मोस्ट कॉमन सेंस यही बनती है। लॉ मेकर ने हालांकि लिखा नहीं है, ये और बात है। सीए फाइनल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंटर में एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखना, अभी तक आया नहीं है, ये और बात है कि अगर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मांगता है विद इन इंडिया से रिलेटेड तो वहां पे भी डेलीगेशन अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कि डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है। डेलीगेशन की जब बात ही नहीं है तो डेलीगेशन हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंप्लॉइज टू कॉपरेट। हाँ जी, अगर मान लीजिए डायरेक्टर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो इंप्लॉइज आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने मांगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, इंप्लॉय कह रहा बजाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीरियड ऑफ मेंटेनेंस, जी कितने पीरियड का आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह मेंटेन करनी है? लॉ कहता है जो करंट ईयर है उसके अलावा प्लस 8 प्रीवियस ईयर्स, यानी कि करंट ईयर प्लस 8 प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, आगे किस चीज का डेलीगेशन? अबे पूरी रामायण सुन ली, पूछ रहा है सीता किसका बाप था? डेलीगेशन देखने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का, नालायक। चले आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कहा करंट ईयर प्लस 8 प्रीवियस ईयर, अगर कंपनी को जन्म हुए ही 8 साल नहीं हुए, कंपनी का जन्म हुए ही 8 साल नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर प्लस जितने ईयर का कंपनी का जन्म है उतने साल के। ठीक है ना? अगर मान लीजिए कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब इन्वेस्टिगेशन चलती है जिन सेक्शंस के अंदर, वो है सेक्शन 210, सेक्शन 212, सेक्शन 213, सेक्शन 216, सेक्शन 219। इनमें से कोई भी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं स्टाइल मार रहा हूं ये दिखाने के लिए कि मैं सीए फाइनल का टीचर हूं, समझ गए ना? आपने स्टाइल नहीं मारना, तो यानी कि हमारे सिलेबस में कोई इनमें से है नहीं। बट इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, बिजनेस है, उसमें फ्रॉड की संभावना हो। जैसे फॉर एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस, फ्रॉड की संभावना है कि नहीं है? कांड कर दिया उसने तो जो करना था, समझ आया? कंपनी लाइक आओ आओ 251 में स्मार्टफोन ले जाओ, फ्रॉड की संभावना है या नहीं? बिल्कुल है। फिर उसके बाद और बोलो, और ऐसी कौन कौन सी कंपनियां और हो सकती हैं जो आपने पास्ट में देखी है? एक कंपनी हुआ करती थी जो कहती थी कि हाँ जी हम चंदन का पेड़ बेचने के लिए आए हैं, 5,000 रुपये में चंदन का पेड़ खरीदो, 15 साल बाद 10 साल बाद 15 लाख रुपए ले लो। कैसे हो जाएंगे 5 के 15 लाख? कंपनी ने कहा हम चंदन का पेड़ उगाएंगे, पेड़ उगेगा तो महंगा बिकेगा, लाखों में बिकेगा, 15 लाख आपके बाकी हमारे। टिम्बर वर्ल्ड नाम की कंपनी। अब ये कंपनियां हैं क्या? अगेन
ये फ्रॉड करने के लिए बनाई गई हैं। तो ऐसी कंपनियों पे इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है। सत्यम इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई तो वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल से ज्यादा भी रखी जा सकती है, जैसे सत्यम की अभी पिछले साल डिस्ट्रॉय की गई है। तो यानी कि 2008 से लेकर 2021 13 साल तक रखवाई गई है। ठीक है। हाँ, अनुराधा वाला भी कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वह डबल होता है। चलिए, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड द पेनल्टी। देखो जी, इसकी पेनल्टी जरूर याद करनी है। दोबारा बोल दूं, इसकी पेनल्टी जरूर याद करनी है। चले, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए? एमडी साहब, WTD इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस। WTD जिन्हें याद ना हो, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस। CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द डायरेक्टर, यानी कि जिस भी डायरेक्टर को डेलीगेट किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये सब पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनको इंश्योर करना पड़ेगा। मिनिमम 50,000 से पेनल्टी लग सकती है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की इनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। पहले यहाँ इम्प्रिजनमेंट थी, अब इम्प्रिजनमेंट अमेंडमेंट के बाद हट गई है। पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ जी, WTD फुल फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में मार्क्स देगा, समझ नहीं आएगा क्या है। तो इसलिए पंगे मत लो जिंदगी से बेटा। ये जो ढंग से लिखोगे ना तो CA बन जाओगे गलती से, और अगर बन गए तो करोड़ों करोड़ों में खेलोगे। मगर जिंदगी में इरादा ही इतना है कि करोड़ों में नहीं खेलना, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो फिर तो आराम से WTD का क्या, मैं TD लिख के आऊं या फिर D लिखाओ। ठीक है ना, आराम से लिखो, फिर तो जिंदगी क्या सुकून की जिंदगी है। रोज सुबह गुलाब के फूल सूंघ के खड़े हो जाओ और D लिख के आओ। वहां CEO को भी FO लिखाओ। ठीक है ना, बस फिर तो जिंदगी जिंदगी है, बस और क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129, 128 खत्म होता है, 129 शुरू होता है। क्या कहता है? फॉर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी? अच्छा, अब आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने तो बैलेंस शीट, माने तो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, चले। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल, पहली बात ट्रू एंड फेयर व्यू देगी। किसका? स्टेट ऑफ अफेयर्स का, स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है ना। आगे, आप सुनाई नहीं दे रहे, वाह, मैं थोड़ी तेज और बोलूं ना तो बिना माइक के घर तक आवाज आ जाएगी, इतनी तेज बोल रहा हूं मैं। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देगी। किसका? स्टेट ऑफ अफेयर्स का। ऐसी होनी चाहिए जो AS को कंप्लाई करे। ओके, हाँ जी, अफेयर्स का मतलब बिल्कुल ठीक बेटा, मतलब जो दिमाग में आ रहा होगा ना वो नहीं है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा अत्री बेटा वो नहीं है। शुद्धिकरण करो दिमाग का, फिर इसका पता लगेगा बिजनेस। ठीक है, और शैल बी इन शेड्यूल नंबर 3। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए? पहली बात AS के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरी बात शेड्यूल 3 के अनुसार होनी चाहिए। तीसरी बात ट्रू एंड व्यू फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना। हाँ, चलिए और आगे बढ़े। अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग कंपनी। देखो जो कुछ कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जो खुद ही चौधरी बन सकती हैं, यानी कि वो अपना कुछ अलग फॉर्मेट निकाल सकती हैं। जैसे अकाउंट्स के अंदर आप पढ़ते भी होंगे, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ठीक है जी, और एनी अदर कंपनी जिसको इस कैटेगरी में डाल दिया सरकार ने, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, आगे फिर जब आपको सेक्शन 102 पढ़वाया गया था ऑर्डिनरी बिजनेस, तो उसमें सबसे पहला ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ करता था कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सबसे पहला बिजनेस हुआ करता था। तो इसका मतलब होता था कि जब AGM होगी तो मेंबर के सामने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी जाएगी और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मेंबर्स की अप्रूवल ली जाएगी। ये सबसे पहला बिजनेस हुआ करता था, यानी कि मेंबर्स के सामने AGM के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले की जाएगी। ले मतलब रखी जाएगी, द आंसर इज यस। एट एवरी AGM बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ले करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो जी ऐसा है, एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, एक कंपनी है एसोसिएट कंपनी, एक कंपनी है JV कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी।
लॉ कहता है जब होल्डिंग कंपनी, अब आप फाइनेंशियल बनाओगे तो फाइनेंशियल आप दो तरीके के बनाओगे, एक अपने खुद के जिसे हम कहते हैं स्टैंड अलोन, अकेले अपने दम पे खड़े होकर, और दूसरा बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब कंसोलिडेटेड करूंगा तो H प्लस S प्लस A प्लस J सबकी मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बना के रेडी करूंगा। अब मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट होता है सर, इसका फायदा क्या है? देखो, जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो या ना करनी हो, इसे कॉल ली जाती है कंसोलिडेटेड पढ़ के, कंसोलिडेटेड। यूएस की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इतिहास की एनरॉन, टेलीकम्युनिकेशन जाइंट जिसे कहा जाता था, इतिहास में इकलौती ऐसी कंपनी जिसे बेस्ट इनोवेटर कंपनी ऑफ द वर्ल्ड का इनाम मिला, फिर एग्रेशन दिखाया, ईगो ज्यादा दिखा दी और लॉस मेकिंग कंपनियों को संसार में टेक ओवर करना शुरू किया, डूब गई कंपनी। पर जब ये डूबी 2001 में, स्टैंड अलोन में प्रॉफिट था, कंसोलिडेटेड में लॉस था। इसका मतलब सारी कैपिटल तो खत्म हो चुकी थी, ये कंसोलिडेटेड से पता लग रहा है। तो हमें तो यही देखना है ना कि कंसोलिडेटेड में फिगर क्या है। लॉस था, $40.1 बिलियन की बैंकरप्सी हुई थी संसार की। अब तुमने फिगर सुन के कहा होगा वो बड़ी होगी शायद, ये नहीं पता हुआ है कितनी। पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज 15 बिलियन नहीं है, चलिए वो 40 बिलियन थी। आगे बढ़ते हैं। Where a company has its subsidiary, has one or more subsidiary और associates, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी बनाएगी, साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपनी सब्सिडरी और एसोसिएट के साथ बनाएगी, बिल्कुल सेम फॉर्म एंड मैनर में जैसे वो अपनी बनाती है। अच्छा, अपनी कैसे बनाती है? एएस के अकॉर्डिंग। अपनी कैसे बनाती है? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। अपनी कैसे बनाती है? ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हुए। यही बात अभी दी थी ना। अपनी कैसे बनाती है? बिल्कुल एक्रूअल बेसिस पे बनाती है, याद है ना। मगर एक्रूअल बेसिस भी यहां आएगा? नहीं आएगा सर, वो तो 128 में लिखा ना एक्रूअल बेसिस, बेटा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए लिखा है। ये बातें ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना कि सर एक्रूअल बेसिस, डबल एंट्री सिस्टम, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए है। तो यहां एक्रूअल नहीं, यहां पर आएगा एएस प्लस शेड्यूल 3 प्लस ट्रू एंड फेयर व्यू। चलिए, आपकी गर्दन अब दिखाई देने लगी है बेटा, मैंने थोड़ा सा ऊपर फोल्ड किया ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया गर्दन को, तो इसलिए पहले मैंने नीचे किया हुआ था गर्दन को। अब चलें आगे, चले। सीएफएस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एजीएम के अंदर सभी मेंबर्स के सामने रखी जाएगी। आगे, कंपनी इसके अलावा अपनी सब्सिडरीज के ऊपर उनकी एक स्टेटमेंट देगी हर सब्सिडरी के ऊपर, जिसे एओसी 1 कहते हैं, जो कि सब्सिडरीज के मेन फीचर्स बताएगी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ठीक हो गई इतनी बात। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी शेड्यूल 3 का पालन करके बनेगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए ही बनेगी। यहां तक बताओ जी, कोई भी दिक्कत? ठीक है जी।